वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, मगर जो भी हुकूमत आती है आने से पहले वो कहती है कि हम ऐसे रिफ़ॉर्म लाएंगे कि आप देखेंगे। कुछ ऐसा ही पीटीवी के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान का सरकारी टीवी है, कुछ नहीं बदला। हर एक ने अपनी कोशिश कर ली, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान जब आए पावर में, उससे पहले जो पीटीआई का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें ख़ुसूसी तौर पर लिखा हुआ था कि पीटीवी को बदल देंगे, पीटीवी को बीबीसी के मोड के तौर पर लिया जाएगा, उसका इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, मगर वो कुछ भी ना हुआ। और अब नौबत ये आ गई है कि क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि जनाब बीबीसी के माल है वो जो कंटेनर की वाली आप बात करें उस पर मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने जब ये कहा कि बीबीसी मोड के ऊपर जाएंगे, मगर फिर ज़ाहिर है कुछ नहीं बदला और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसकी लाइसेंस फ़ी जो है वो डबल से भी ज़्यादा करने की काबीना ने मंजूरी दे दी, मगर वो पब्लिक प्रेशर पर ना हो पाया। बिल्कुल लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि पीटीवी सिर्फ नून लीग की बातें करता है और अपोजिशन को नहीं दिखाता। तो खान साहब उस पर चिराग पाते। उन्होंने ये भी कहा कि उनको उनकी तकारीर क्यों पीटीवी पर नहीं दिखाई जाती। अब गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पीटीवी की मैनेजमेंट थे मेंबर्स उनको फारिग कर दिया और कहा कि उनकी तैनाती जो है वो क़वाइद व ज़वाबित के ऊपर नहीं हुई। और पीटीवी के 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि हुकूमती होते हैं। उसमें डीजी एमडी पीटीवी हैं, डीजी रेडियो हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक एडिशनल सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, और डीजी आईएसपीआर भी होते हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं जो तैनात किए गए, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स तैनात किए गए हैं उनके बारे में भी कोई एडवर्टाइज़ नहीं किया गया। अब लास्ट जो काबीना की मीटिंग हुई उसमें नईम बुखारी साहब जो कि एंकर पर्सन भी हैं और जाने माने हैं, पीटीवी में भी प्रोग्राम करते रहे हैं, प्राइवेट मीडिया पर भी करते रहे, उनको एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर तैनात किया गया और साथ ही ये सिफारिश की गई कि उनको पीटीवी का चेयरमैन बना दिया जाए। अब मसला यहाँ ये है कि पीटीवी के जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक 65 साल से उम्र का कोई भी शख्स जो है डायरेक्टर नहीं हो सकता, मगर इनकी उम्र 72 साल है। और साथ ही साथ ये भी हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया उसमें ये कहा गया कि किसी भी इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए ऐड देना ज़रूरी है, मगर ऐड भी नहीं दिया गया। खैर अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये इजाफा कर दूं कि काबीना में 3 नाम शॉर्ट लिस्ट के तौर पे पेश किए गए थे। एक चार्टर्ड है वसीम रज़ा, बिल्कुल, और असगर नदीम सैयद जो मुमताज़ लिखारी हैं, आप जानते ही हैं, और नईम बुखारी साहब जो हैं एंकर हैं, सरकर्दा वकील हैं, और पानामा केस में इमरान खान की लीगल टीम के सरबराह भी रहे हैं। कि जी इन तीनों में से एक लेकिन जो उसमें क्योंकि सुन तो लीजिए नहीं, वो समरी क्योंकि है उसमें सरकार मैं कुछ और अर्ज कर, ये 3 नाम शॉर्ट लिस्ट के तौर पे पेश किए गए। अच्छा, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कहा कि आप ज़रा इसके बारे में हमें फाइनल एक ड्राफ्ट करके बताएं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जो पहला भेजा उसमें ये था कि जी इनमें से जो 2 हैं, असगर नदीम सैयद और नईम बुखारी, चूँकि 65 से ऊपर के हैं जी, लिहाजा आप या तो रूल्स रिलैक्स करें, वो कैबिनेट ही कर सकती है। बिल्कुल। तो कैबिनेट इससे पहले कि वो रूल्स में रिलैक्सेशन का कोई फैसला करती, अचानक से पता नहीं कैसे और क्यों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि शहजादा नईम बुखारी साहब जो हैं उन्हें बोर्ड मेंबर और उस हैसियत में चेयरमैन मुकर्रर किया जाता है। ये एक पुरस्कार पूरा नाम है इनका, शहजादा नईम बुखारी, ये किया जाता है। अच्छा, अब मसला वही जो आपने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि जो भी पोस्टें हैं पीटीवी की वो एडवर्टाइज होने के बाद फिल होंगी, और आला अदालतों का एज के हिसाब से भी एक फैसला मौजूद है। तो अब कोई हुकूमती कारिंदा ही बता सकता है कि किस गीदड़ सिंगी के तहत। बिल्कुल। और यार आप तो मुझे बोर कर रहे हो यार, ये रूल्स और रेगुलेशंस और शराइत और जवाबित और कवायद, यार छोड़ो ये बातें। मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी चॉइस है
क्योंकि बिल आखिर नईम साहब ने वो बात कर दी जो हम सब पहले से ही जानते थे। हाँ, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया पीटीवी के बारे में, वही जो यार हमारा एक रिवायती सवाल होता है कि सर फेयर एंड बैलेंस्ड होगा या नहीं। तो जरा सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सैल्यूट है आपको, सुन लीजिए। हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीटीवी है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन व्हिच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। जी अच्छा, अब ये मैं जानता हूं कि अक्सर लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टेट या रियासत और हुकूमत या गवर्नमेंट में क्या फर्क है, लेकिन छोड़ो, इस बाल की मैं खाल नहीं निकालूंगा। मैं कहता हूं कि यार इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है। बिल्कुल, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 4 दिन की चांदनी थी, मैं मानता हूं। और इनफैक्ट मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था। मुझे याद है ईद का मौका था और मैंने टीवी ऑन किया और पता नहीं क्यों गलती से वो पीटीवी पे आ गया, क्योंकि वैसे तो बंदा पीटीवी नहीं देखता है। तो उस पे मैं क्या देख रहा हूं कि कमरुज़्ज़मान कायरा लोगों को ईद मुबारक दे रहे हैं। फिर मैं देख रहा हूं तो कोई नून लीग वाला आ जाता है और मैंने कहा यार, ये मैंने लोगो चेक किया, मैंने कहा यार ये तो मतलब पीटीवी तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ट्वीट भी की, मैंने कहा कि यार तो मतलब मैं या तो मैं पागल हो गया हूं, सटिया गया हूं, या मुझे दौरे पड़ गए हैं, या मुझे मतलब हलूसिनेशंस हो रही हैं, ये पीटीवी कैसे हो सकता है। और उस वक्त लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा आप चिल करें, ये अभी मतलब इब्तिदाई इश्क है और आगे जाते हुए देखिए कि क्या होता है। ये नॉर्मली वहीं आ जाएगा, तो घूम फिर के वहीं आया है। हर हुकूमत में यही बात होती है कि नहीं सर हम तो बस ना सर हम मुझे खान साहब से इसलिए उम्मीद थी, अभी खान साहब का आपने वो जब चलाया कि जी पीटीवी जो है वो क्यों नहीं दिखाता हमें, तो जब पीटीवी पे हमला हुआ था धरने के दौरान, तो उस वक्त बाकी लोग तो कह रहे थे ये क्या हुआ, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ क्या हुआ, ये सब तारे मारे काट दी थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यार अगर ये आदमी इतना, इसकी पार्टी जो है इतनी मिलिटेंट है कि जी उन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि कल कला अगर जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो ये अपने इस वादे की वजह से बाकियों को भी देंगे। लेकिन आपने जो टुकड़ा सुनाया उसमें उन्होंने कहा कि हमें कवरेज नहीं दी जा रही है, मगर उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि जब मैं आऊँगा तो नवाज शरीफ को भी कवरेज दूंगा। अच्छा, नवाज शरीफ के लिए जाहिर है कि आप एब्सकॉन्डर हैं, जो भी है, बाकी जो लोग हैं, अभी तक पीटीवी पे कवरेज मिल रही थी। मैं ये नहीं कह सकता, हम कह बिल्कुल नहीं कि 2 साल के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ को कवरेज मिली है पीटीवी में, उनके जो टॉक शोज़ हैं उनमें भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेकिन नईम बुखारी साहब के आने से हो सकता है कि पॉलिसी जो है वो बिल्कुल यू टर्न ले ले, जैसा कि वो फरमा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। या ये है कि हो सकता है नईम बुखारी आकर के बात करें। अभी तो उनका आना जो है और इस नशिस्त पे बैठना भी जाहिर है सब्जेक्ट टू कोर्ट है, क्योंकि जैसे ही वो होंगे, अभी तक वो हो नहीं रहा। अभी एक जो गैर रस्मी इजलास भी हुआ तो उसमें 6 मेंबर्स हैं, 5 ऑफिशियल हैं और एक ये खुद है। तो इसके लॉ में लिखा हुआ है कि जब तक 7 मेंबर्स नहीं होंगे, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो चेयरमैन मुंतखब करें। तो अभी शायद और भी मसाइल होंगे। लेकिन खान साहब ने जो जोड़ा है यार, एक पॉइंट पे थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन अभी जो वसअत आपने जो बात की है यार, आला बात है। आपने कहा कि देखें, खान साहब ने ये तो जरूर कहा था कि जी आप हमारी कवरेज नहीं करते और ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा था कि जब हम आएंगे तो हम सबकी कवरेज होने देंगे। ये आपने एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट पकड़ा है कि अभी मैं डायल कर रहा हूं फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कि एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जो आपकी नौकरी के पीछे है। ये होती है तर्जुमानी यार, वेरी गुड। लेकिन मसला जरा जो खान साहब ने बात की थी, उन्होंने फिर जाहिर है लोगों को जो जिनकी बात को कन्विंस किया, लोगों को उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए आपके जेब से, हमारी जेब से, सब लोगों की जेब से जाते हैं लाइसेंस फ़ी की मद में, और आगे से देखना जाहिर है उस वक्त उनका बकौल था कि नून लीग को ही देखना। अच्छा, एक और क्लीशे भी है कि जी जो भी हुकूमत आती है शुरू के 7 दिन उसका ख्याल होता है कि अब वो बीबीसी बनाएंगे। हाँ। बल्कि मुझे याद है कि अभी जो है जो 3 इदारे जी जिनको के प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, पीआईए, स्टील मिल और पीटीवी। प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है कि जाहिर है ARY बन जाएगा, डॉन न्यूज बन जाएगा, अच्छा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन। लेकिन पब्लिक सर्विस बीबीसी की जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि बीबीसी बनाने के शौक में कि बीबीसी एक पब्लिक कंपनी है।
पब्लिक कंपनी का क्या मैंडेट होता है कि वो लाइसेंस फी से ही चलेगी, उस पर कोई कमर्शियल इश्तिहार नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पीटीवी जो है वाकई पब्लिक कंपनी है या हुकूमत का इदारा आप कह सकते हैं या जो भी है, तो फिर उस पर जो है लाइसेंस फ़ी तो ठीक है, लेकिन फिर निजी शोबे के इश्तिहारात नहीं चलने चाहिए अगर बीबीसी की पॉलिसी ही अडॉप्ट करनी है। अच्छा वैसे पता है अब निकाले भी जा रहे हैं ज़रा पीटीवी से भी इतने लोगों को जो उन्होंने एक एज का 1 साल कम किया मुलाजमीन का, और उन्होंने निकाल दिया उसी हल्ले में। रेडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ये किए, तो मुझे समझ नहीं आ रही एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, क्या प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं या उसको रीमॉडल करना चाह रहे हैं। मगर जो नईम बुखारी साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं करना चाह रहे। देखिए मुझे तो आप समझ नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग कि पीटीवी की जरूरत भी क्या है आपको। बिकॉज देखिए अगर ये काम है कि आपने हुकूमत की तर्जुमानी करनी है, तो वो तो बहुत प्राइवेट चैनल्स बैठे हुए हैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, और दिन रात करते हैं। और मतलब हुकूमत की क्या, रियासत की हर इदारे की तर्जुमानी तकरीबन, वो बिल्कुल वो जो नीश है पीटीवी का, वो तो पहले से ही भरा हुआ है बिल्कुल। और अब हर जगह आप मतलब फोन पे देख सकते हैं, ये नहीं है तो वो कवरेज की बात भी नहीं हुई। तो अगर पीटीवी का से कुछ काम आपने निकलवाना है तो मेरा तो ख्याल है आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स की तरफ जाएं, आप चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स की तरफ जाएं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपका जो प्राइवेट मीडिया है जिसको मतलब हम कोई जीरो इंपॉर्टेंस देते हैं ना। हिस्टोरिकल प्रोग्राम साइंस पर हो गए, आर्ट्स पर हो गए, कल्चर पर हो गए, इस तरह के काम करें। बाकी जो चीजें हैं, लेकिन हम तो इंटीग्रल दिखा रहे हैं ना यार भाई। नहीं मैं कह रहा हूँ खबर के लिए तो कोई पीटीवी नहीं देखता ना यार। बिल्कुल मुझे याद है कि मुझे याद नहीं किस चैनल में काम कर रहा था, तो एक मेरे साथी थे तो उसको पीटीवी में नौकरी मिल गई। तो मैंने कहा यार बड़ी मुबारक हो आपको। तो मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं होगा, मतलब प्राइवेट चैनल से जाके आप पीटीवी जा रहे हैं। तो उसने कहा नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? तो उसने जवाब दिया कि जो हमारा रन डाउन होता है ना, जैसे बुलेटिन का रन डाउन होता है कि पहली खबर ये, दूसरी खबर, और फिर एंड में हम स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं या करीना कपूर की सालगिरह या जो भी। तो उसने कहा उसको मैं उल्टा कर देता हूं बस, ठीक है, कि जो सबसे जो अनइम्पोर्टेंट खबर है कि जी फलाने मिनिस्टर ने जाके यहाँ फीता काटा, फलाने मिनिस्टर ने कहा कि जी अब बस तरक्की होगी, वो ऊपर आ जाती है। और जो असल लेकिन एक दुख है कि वो तर्जुमानी भी तो सही तरह नहीं कर सके। कल जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने फुटबॉल को किक मार, मतलब वो तक नहीं उन्होंने दिखाई, और वो खासी किक ऊपर तक गई थी यार। ये तो दिखाओ। अच्छा, तो मतलब मैं पॉइंट कि कोई काम एक काम पकड़ लो और उसको सही तरह कर। लेकिन मुझे यकीन है कि नईम बुखारी साहब चूंकि खुद भी एंकर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं पेश करते रहे हैं, मेरे जो उन्हें उस हवाले से पसंद करता हूं, तो उनके आने से कम से कम जो नॉन करंट अफेयर्स हैं उनका मयार शायद बेहतर हो जाए, इसलिए कि वो थोड़ा सा उसका इन एंड आउट जानते हैं। ये जो अभी मैं आइडियाज दे रहा हूँ, ये मैं भी नहीं दे रहा यार, मैं भी मतलब अपनी सीवी में दे रहा हूँ। तो अब आप वक्फा ले लें, वरना प्रोड्यूसर भाई के पास भी बहुत आइडियाज है, रख लो मुझे यार। लेकिन आपका भाई जो प्रोड्यूसर है बेहोश होने वाला है, वो उसकी बात भी सुन ले, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आज ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इस दौरान ये इत्तला भी आई है कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम का एक आर्डिनेंस जो है उसकी मंजूरी दी है, जिसके तहत जो रेप के ख़िलाफ़ सज़ाएँ जो हैं उनमें कुछ रद्दो बदल किया गया है, और इस बिल के मुताबिक रेप का जो मुजरिम है उसे दीगर सज़ाओं के साथ अब कास्ट्रेशन यानी आख्ता होने का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सज़ा क्या बाकी दुनिया में भी है? क्या ये सज़ा दायमी है? इसका मकसद क्या है? क्या इससे वारदातों में कुछ कमी हो सकेगी? ज़रार खोड़ो दिन भर से इसी बारे में गौर कर रहे हैं।
जी अच्छा, सबसे पहले तो कैस्ट्रेशन की जब बात होती है तो हम केमिकल कैस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल कैस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे, और जाहिर है मुझे मेरा ख्याल फर्क एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये ऑर्डिनेंस की बात है, दो ऑर्डिनेंसेस हैं। एक तो है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल में जो तरमीम की गई हैं, और फिर पीनल पाकिस्तान पीनल कोड में जो की गई हैं। एक ऑर्डिनेंस की जो ड्राफ्ट कॉपी थी, अब उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। जो फाइनल वर्जन है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। और वो उनमें से सिर्फ एक हमारे सामने है अभी, लेकिन दूसरी की कुछ डिटेल्स हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूं कि एक तो रेप की जो डेफिनेशन है उसमें तब्दीली लाई गई है। अब इसमें ट्रांसजेंडर मतलब ख्वाजा सिरा भी शामिल हैं, पहले ऐसे नहीं था, पहले बड़ी स्पेसिफिक थी। तो जब ख्वाजा सिराओं पर जिनसी तशद्दुद किया जाता था तो वो उसमें मुख्तलिफ दफात लगते थे, अब उस पर भी रेप का दफा लगेगा। उसके साथ साथ आपको शायद पता हो जो इंतहाई मुतनाज़े 2 फिंगर टेस्ट था जो डॉक्टर्स करते थे रेप विक्टिम्स के साथ, उसको इस ऑर्डिनेंस में बैन किया गया है। आपको याद होगा कि कुछ मेरे ख्याल पिछले माह पंजाब हुकूमत ने भी ये बैन कर दिया था, और अब ये वफाकी लेवल पर भी बैन हो गया है। डेफिनेशन चेंज करने के साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स की भी इसमें गुंजाइश है, स्पेशल रेप कोर्ट्स की, एंटी रेप क्राइसिस सेल, और एक बात जो इंतहाई अहम है और जो सारे जो एक्टिविस्ट हैं जिसके बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। दूसरी बात है कि तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी बात हो रही है। अब जाहिर है कि ये वो चीजें हैं जो इसमें लिखी गई हैं, इंप्लीमेंटेशन पर जब आएंगी तो उस पर एक और बात होगी। इसमें जो मुझे जो सिग्निफिकेंट बात लगी है, बहुत इसमें सिग्निफिकेंट बातें हैं। एक तो है कि रेप की डेफिनेशन भी तब्दील इसलिए कि इस तरह की गई है कि पहले सिर्फ आप कह सकते हैं जो फिजिकल रेप था वो था, अब इसके अंदर ओरल रेप भी शामिल किया गया है। और भी बहुत डिटेल्स हैं जो जाहिर है कि मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं इन द ऑर्डिनेंस इटसेल्फ। अच्छा, गैंग रेप के बारे में भी कुछ इसमें तब्दीलियां की गई हैं कि पहले जो इसमें था वो कि 25 साल कैद, अब इसमें ऐड कर दिया है या ताहयात, तो ये ऑप्शन इसके अंदर रखी गई है। अच्छा, अब आते हैं जिस पर बहुत डिबेट हुई है, लेकिन मालूमात जिसके बारे में बहुत कम लोगों के पास हैं, और वो है केमिकल कैस्ट्रेशन। आपको याद होगा कि ये पहले भी इस पर बात हुई थी, मेरे ख्याल शायद वजीर आजम ने बात की थी जी, मेरे ख्याल मोटरवे रेप केस के बाद ना। ये जो ऑर्डिनेंस है इस पर ये वजीर आजम ने ही पुश की थी आफ्टर द कश्मीर केस, जो हम सबको जाहिर है नहीं भूल सकते। अच्छा, केमिकल कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको कुछ एन एफ्रोडीजियाक ड्रग्स कहा जाते हैं, ये वो आपको दिए जाते हैं, और जिससे आपकी सेक्स ड्राइव और लिबिडो कम हो जाती है। मतलब कि आसान अल्फाज में आपको ख्वाहिश कम हो जाती है, ख्वाहिश भी कम हो जाती है, और फिजिकली भी आप नामर्द हो जाते हैं आप। अच्छा, ये किनको, ये ऐसा नहीं है, ये हर रेपिस्ट के लिए इस ऑर्डिनेंस में ये प्रिस्क्राइब नहीं है, ये है रिपीट ऑफेंडर्स के लिए, और ये ऑप्शनल नहीं है। और बहुत मुल्कों में, ममालिक में ये चीज ऑप्शनल रहती है। अच्छा, ये क्या फर्स्ट ऑफ ऑल के डज इट वर्क, तो ज्यादातर अब जाहिर है कि इस तरह की जो भी मेजर होता है उसमें हमेशा एक डिबेट होती है, और इसमें भी एक डिबेट है। लेकिन अगर हम स्टैट्स को देखें तो जॉन्स हॉपकिंस जो बहुत मशहूर मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी है, उनकी एक रिपोर्ट ने, उन्होंने एक स्टडी की थी तकरीबन 650 केमिकली कैस्ट्रेटेड ऑफेंडर्स की, और उसमें पता लगा था कि सिर्फ 10% ने फिर दोबारा ये जुर्म किया आउट ऑफ द 650। कोरिया में भी एक स्टडी हुई और उन्होंने उसमें ये पता लगा कि बिल्कुल डिजायर आपकी कम होती है, आपका फंक्शन भी कम होता है, लेकिन आर्जी तौर पर जब भी आप इन मेडिसिन को लेना रोक देंगे, और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूँ कि ये एक वन टाइम चीज नहीं है, ये सर्जिकल कैस्ट्रेशन नहीं है कि बंदा कैंची लेके आ गया है, ऐसा नहीं है कि एक दफा आप ये ड्रग लेंगे और आप हमेशा के लिए नामर्द हो जाएंगे, नहीं, ये एक कोर्स है। तो फिर जाहिर है कि ये भी सवाल बनता है कि क्या वॉलंटरली इन लोगों को बुलाया जाएगा या नहीं। अच्छा, डेनमार्क
ज़रा क्योंकि वक्त बिल्कुल वो वक्फे है। दो चीज़ें, एक और अच्छी चीज़ इसमें ये कही गई है कि जो ये ऑफेंडर्स होंगे उनका डेटा नादरा के साथ लिंक किया जाएगा और बाकायदा ये डेटा के अंदर, यानी कि पहली दफ़ा एक कोशिश हो रही है कि सेक्स ऑफेंडर्स की रजिस्ट्री की बनाई जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए। तो ये भी हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बस इन क्लोजिंग वेरी ब्रीफली ऐड करना चाह रहा हूं कि ये यकीनन एक बहुत अच्छा स्टेप है। मेरा ख्याल है हम सबको ये डिमांड करना चाहिए कि ये फिर पार्लियामेंट में भी आया जो इसमें मजीद डिबेट हो और जो असल जो मसला है उसको भी हम एड्रेस करें। और असल मसला ये है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और ट्रायल के दौरान, बिल्कुल ठीक, कि ट्रायल्स रेप विक्टिम्स के भी इन कैमरा होने चाहिए ताकि उनको भरी अदालत में ह्यूमिलिएशन का सामना ना करना पड़े। आपको याद है कि जितने भी हमारी एक्सपर्ट्स और वकला के साथ बात हुई है तो बार बार ये पॉइंट रेज किया गया है। तो यकीनन इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और उस फैसले पे भी अमल किया जाए कि रेप विक्टिम का जो ट्रायल है वो 3 महीने में मुकम्मल किया जाएगा। ये 2016 में अदालत कह चुकी है। आज सुन रहा था फॉर्मर जस्टिस जो नासरा हैं वो ये कह रही थी कि जब से डीएनए हुआ है तो ये पॉसिबल हो गया है कि अब ये ट्रायल जो है इस पॉसिबल होना और प्रैक्टिकली ज़ैनब के केस में हमने देख लिया ना, ज़ैनब के केस में देख लिया और बाकी केसेस में भी हमने देखा है। ये एक नॉर्मल पार्ट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल सिस्टम का। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और फ़ुटबॉल की दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी, अर्जेंटीना के कैप्टन, साबिक कप्तान डिगो मैराडोना आज 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 1986 का वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल के चाहने वाले कभी नहीं भूल सकते। उसमें उन्होंने अर्जेंटीना को जिस तरह फतह दिलवाई और उनका एक गोल जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क्वार्टर फाइनल्स में हुआ, उसे गोल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया और जिसमें उन्होंने 4 अर्जेंटीना के खिलाड़ियों, इंग्लैंड के खिलाड़ियों और इंग्लैंड के गोलकीपर को डॉज दे करके वो गोल किया। 2001 में उनको और ब्राज़ीलियन लेजेंडरी फुटबॉलर पेले को फीफा ने दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ियों का खिताब दिया और कहा कि इन्होंने जो फ़ुटबॉल की छाप छोड़ी है, और वाकई क्या छाप थी। 1986 का जो वर्ल्ड कप था उसके बाद पाकिस्तान में ख़ुसूसन जहाँ जहाँ फ़ुटबॉल खेली जाती है, ख़ुसूसन हमारे यहीं पड़ोस में लियारी, वहाँ मैराडोना जो हैं वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे। और वो साहब अच्छा, मुझे मैराडोना का फ़ुटबॉल और वो तो अपनी जगह, वो तो ज़ाहिर है नस्ल दर नस्ल उसकी कहानियाँ चलती रहेंगी। मैराडोना बतौर इंसान, चंद इंसान होते हैं जो अपनी शराइत पे पूरी ज़िंदगी जीते हैं और मेरा ख्याल है मैराडोना उन शख्सियात में शामिल है। अब आप जो हैं उन पे तनकीद भी कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसने जनाब जूते की नोक पे रखा हर चीज़ को और जो जी चाहा वो किया और अजीम भी कहलाया। उनके बारे में मशहूर ये था कि बॉल उन्हें देखते ही लपक के आती है और उनके बूट से चिपक जाती है। मतलब इस तरह की जो है कहानी है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 8 साल की उम्र में इन्होंने एक बच्चों का क्लब था दी लिटिल ओनियन के नाम से, उसके लिए इन्होंने खेलना शुरू किया और जैसे ही ये 8 साल का बच्चा उस क्लब में शामिल हुआ उसके बाद लगातार उस क्लब ने 136 मैच और नेशनल चैम्पियनशिप जीती। ये अभी वो उभर के सामने नहीं आए हैं। अच्छा, 1976 में जब ये 14 बरस के थे तो वो इन्होंने पहला कौमी मैच नेशनल टीम की तरफ से खेला, लेकिन 1978 का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड था उसमें इन्हें इसलिए नहीं शामिल किया गया कि उम्र ज़रा कम है, थोड़ा सा पुख्ता हो लें। इसके बाद इन्होंने 4 वर्ल्ड कप लगातार वो उनमें शामिल हुए, 1982 का, 86 का, 90 का, 94 का। लेकिन 94 में हुआ ये कि डोप टेस्ट में भाई साहब जो हैं वो कोकीनियत का शिकार थे तो वो उसमें वहाँ पकड़े गए। अच्छा, ये इनकी एक वारदात नहीं, ये कई वारदातों में से एक थी। अच्छा, इन्होंने यूरोपियन क्लब्स के लिए खेला,
कमज़ोर क्लब्स जो हैं उनको उन्होंने उरूज पे पहुंचाया। मसलन FC बार्सिलोना एक क्लब था, उसके लिए इन्होंने खेलना शुरू किया, तो 1983 का जो स्पेनिश कप था वो जितवा दिया। उसके बाद इटली का एक नेपल्स का कप था, नेपोली, वो बड़ा कमज़ोर। साउथ इटली का, नॉर्थ इटली के क्लब मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें क्या पता फुटबॉल क्या है, लेकिन इन्होंने उसको एक चैंपियन क्लब के तौर पे किया। अच्छा, फिर इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की कोचिंग की और फिर मैक्सिको की कोचिंग की। जो इनका अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड है, इन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से 91 इंटरनेशनल मैच खेले, 34 गोल किए, जबकि क्लब में 490 मैचेस खेले और 260 गोल किए। लेकिन मैं वही करूंगा कि ये तो कोई भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड हो सकता है, तो एज अ शख्सियत, जो एक एज अ पर्सन, वो मैराडोना को मैं बिल्कुल अलग से देखता हूं। जरा जी, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैराडोना द फुटबॉल बहुत लोग जानते हैं, मैराडोना द पर्सन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमेशा प्रो पुअर और पुअर वर्किंग क्लास रहा है, दाएं बाजू की सियासत की है, मतलब लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, इस हद तक कि फिडेल कास्ट्रो के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, राउल कास्ट्रो के साथ फिर दोस्ती हुई, हुगो शावेज के साथ उसकी तस्वीर है जिसमें उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई है, जॉर्ज बुश इज अ वॉर क्रिमिनल, इवो मोरालेस बोलिविया के जो थे, इन सब के साथ थे। और इनफैक्ट मैं आपको आपने अभी बात की ना कि ड्रग्स के साथ इतना बड़ा मसला रहा है, कोकेन के साथ स्पेशली। तो जब ये बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो गई थी तो फिडेल कास्ट्रो ने बकायदा अपना प्लेन भेजा कि तुम क्यूबा आओ और यहां तुम्हारी हम रिहैब करते हैं। और इत्तेफाक की मैं आपको बात बताऊं कि आज फिडेल कास्ट्रो की 4थी बरसी भी है। अच्छा, एक वक्फा ले लें। पता नहीं कितने लोग ये बात सुन रहे होंगे कि फिडेल कास्ट्रो ने कोकेन छुड़वाने के लिए एक अपना प्लेन भेजा था। वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। बात हो रही है डिएगो मैराडोना की, और अभी मैं आपको बता रहा था कि कास्ट्रो, ह्यूगो शावेज, इवो मोरालेस के साथ इसकी पर्सनल दोस्ती थी। महमूद अहमदीनेजाद के साथ भी इसकी दोस्ती हो गई और बकायदा उसने अपनी जर्सी भेजी अहमदीनेजाद को, और वहां पर ये एक रूमर भी शुरू हो गया कि हो सकता है कि वो ईरान की टीम को कोच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फलस्तीन का पूरी जिंदगी फलस्तीनी कॉज का सपोर्टर रहा है, और जब वो फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मिले तो उनको सबसे पहले ये कहा कि मेरे दिल में मैं भी फलस्तीनी ही हूं। अच्छा, इनको चुप कराना नामुमकिन था, जो भी आ जाए बंदा इसके सामने। जैसे मीडिया में ये खबर आई कि अच्छा था तो ये कट्टर कैथोलिक, जैसे अर्जेंटीना में ज्यादातर लोग होते हैं, तो पोप से मिला तो वहां पे खबर आई कि पोप के साथ कोई तल्ख कलामी हुई। तो जाहिर है मीडिया ने पूछा कि सर क्या हुआ आपको और पोप के बीच में? उसने कहा कि जी बिल्कुल हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि मैं गया वेटिकन और मैंने देखा कि जो पूरी छत है वो सोने की बनी हुई है, और फिर पोप साहब आके कहते हैं कि जी हमें गरीब लोगों की बड़ी फिक्र है, हमें गरीब बच्चों की बड़ी फिक्र है। तो मैंने उसको कहा कि अगर इतनी फिक्र है तो अपनी छत बेच दो ना यार, कुछ करके दिखाओ मुझे, ठीक है? तो ये लेवल का बंदा था। अच्छा, हालांकि बहुत रिलीजियस था, और हालांकि अर्जेंटीनियंस भी बड़े रिलीजियस हैं, अर्जेंटीना में इसके ऐसे फैन है कि इसकी एक चर्च है कॉल्ड चर्च ऑफ मैराडोना, जहां पर बकायदा मतलब मैराडोना के वो मुजस्मे लगे हुए हैं, और वो वर्ल्ड कप के साथ उसको दीदार करते हैं, और तकरीबन 1,20,000 1.5 लाख फॉलोअर हैं इसके। अच्छा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तो इसका शौक था, फीफा के पॉलिटिक्स के साथ भी इसका बड़ा लंबा फटा था। और जैसे अभी बता रहे थे ना पेले की स्टोरी, मुबशिर, तो वैसे तो मैराडोना ने वो अवार्ड जीत लिया था, लेकिन क्योंकि पेले भी खड़ा हुआ था तो उस दफा पहले फीफा ने कहा कि नहीं हम इस दफा 2 अवार्ड देंगे। तो ये स्टोरी हुई थी, और उसके साथ पेले, और उसके बाद पेले और उसकी भी रिलेशनशिप काफी खराब हो गई थी कि पेले ने एक दफा कहा कि जी जब मैराडोना ने अर्जेंटीनियन टीम की बॉस की से रेजिग्नेशन दी, तो पेले ने कहा कि यार गलती मैराडोना की नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने मैराडोना को इस ओहदे पे डाला है। जिसके जवाब पे उसने कहा कि पेले को चाहिए कि वो म्यूजियम चला जाए
और वहां ही रहने लग जाए, क्योंकि वो इतना पुराना हो गया है। लेकिन आज पेले ने ट्वीट की है कि मैं जब ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऊपर जाऊं तो दोबारा हम वहां पर साथ खेलें। बिल्कुल। अच्छा, मीडिया के साथ भी उसकी बड़ी एक लव हेट रिलेशनशिप थी। हाँ, 1994 में उसका जो कंट्री होम था अर्जेंटीना में, वहां पे पापारात्जी पहुंच गई और पिक्चर्स ले रही है, और वो इतना तपिया कि उसने अपनी एयर राइफल ली और अपनी मर्सिडीज के पीछे से छुप के ना वो फायरिंग शुरू कर दी एयर राइफल के साथ ये जर्नलिस्ट पर। अच्छा, 2000 में फिर अगेन पापारात्जी उसके नजदीक आ गए। वो अगेन इतना गुस्सा आया उसे कि उसने पंच मारा ये सहाफी की गाड़ी के शीशे पर, गाड़ी के शीशा तोड़ दिया। तो उसने कहा कि सर ये वो हैंड ऑफ गॉड था, ये हैंड ऑफ रीजन है। और फिर मेरा ख्याल है कि 2004 में इसकी ये अपनी साबिक बीवी अपने बेटे के साथ जा रही थी, और एक अकॉर्डिंग टू मैराडोना एक रिपोर्टर ने उसकी एक्स वाइफ को आंख मारी, तो उसने आके उसको चंड मार दिया अपने मुंह पे। तो ये था डिएगो मैराडोना। मेरा ख्याल है कि दुनिया की तारीख में और अर्जेंटीना की तारीख में तो इससे ज्यादा बड़ा हीरो कभी पैदा नहीं हुआ, और शायद कभी। बहुत शुक्रिया ज़रा, बहुत शुक्रिया। इतनी कमाल किस्म की गुफ्तगू मैराडोना के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई हैं पहली बार। बहरहाल रेस्ट इन पीस मैराडोना, आवर हीरो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।